पिछले पार्ट में हमने देखा कि सभी गिल्ड के प्रेसिडेंट निंग फैंग को रिकॉर्डिंग में देखकर इविल गॉड समझ लेते हैं। इसीलिए उस रिकॉर्डिंग को पावर हाउस से कंसल्ट करने के लिए गिल्ड मैनेजमेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट निंग फैंग के घर पर उससे बात करने के लिए आता है और उसे 5 मिलियन क्रिस्टल कॉइन दे देता है। तो निंग फैंग भी उसकी बात से सहमत हो जाता है और कहने लगता है, हाँ मैं इस रिकॉर्डिंग को जरूर ही पावर हाउस को दिखा दूंगा। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि निंग फैंग एक जगह पर बैठकर चाय की चुस्की ले रहा होता है और अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो ट्रायल टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे इतना बड़ा झटका लगा था और वो सोचने लगता है कि वो प्रॉब्लम स्किल की वजह से सिस्टम को भी डैमेज पड़ गया है। इसका मतलब ये है कि वो गॉड अभी भी मेरी जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए मुझे उससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि उसने मेरे एब्सोल्यूट डिफेंस को भी एक ही स्ट्राइक के अंदर तोड़ दिया था। इसका मतलब ये है कि उसकी पावर कम से कम फॉरबिडन स्पेल लेवल तक तो है ही, जो कि एक बहुत ज्यादा डेंजरस बात है। इसीलिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहेगी कि मुझे मिशन जो भी मिले हैं उन्हें सबसे पहले क्लियर करना होगा और सिस्टम को रिपेयर करना, ये तो मेरी पहली ही प्रायोरिटी होनी चाहिए क्योंकि मैं उस गॉड के डिटेक्शन से बचने के लिए मैं सिर्फ सिस्टम पर ही निर्धारित रह सकता हूँ और अगर मेरा सिस्टम जल्दी से रिपेयर नहीं हुआ तो वो गॉड मुझे बहुत जल्दी ही डिटेक्ट कर लेगा। और इसके साथ साथ मैं उस ट्रायल टावर को क्लियर करने वाली मिशन को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने उसकी पावर को अपने लिए यूटिलाइज नहीं किया तो वो आगे भविष्य में जाकर मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये सब कुछ सोचते हुए निंग फैंग डुएन से पूछने लगता है, क्या मिस्टर फैंग ने हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है? तो डुएन बताने लगता है, हाँ मैं जल्दी ही उस इंफॉर्मेशन को सॉर्ट कर देता हूँ ताकि उसे तुम अच्छे से समझ पाओ। फिर डुएन बताने लगता है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ट्रायल रेल्म का एक टावर की तरह है जिसे कि बहुत सारे फ्लोर्स के अंदर डिवाइड किया गया है और जैसा कि तुम्हें पता है कि इसे अभी तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसीलिए इस टावर के अंदर कितने फ्लोर है ये जानना अभी नामुमकिन है और इसके अंदर के जो मॉन्स्टर है वो बाकी के मॉन्स्टर से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तुम ये कह सकते हो कि बाकी के रियल्स में जो मॉन्स्टर मिलते हैं उनसे बहुत ज्यादा पावर ये रखते हैं और करंटली इस टावर का हाईएस्ट रिकॉर्ड 42 फ्लोर का है जो कि अजूरे शार्प गिल्ड के प्रेसिडेंट हेशियू ने बनाया है। तो डुएन की बात को सुनते हुए निंग फैंग अपने मन में ही सोचने लगता है, मैं अभी तक इस बात से अनक्लियर हूँ कि उस ट्रायल रेल्म का मैकेनिज्म आखिरकार काम कैसे करता है और अगर मैंने एक्सीडेंटली कोई दूसरी फॉरबिडन स्पेल को ट्रिगर कर दिया तो हो सकता है कि मेरी इविल गॉड की आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाए और सभी को पता चल जाए कि वो इविल गॉड मैं हूँ। इसीलिए मुझे सावधान रहना होगा और जैसा कि मिशन ने ये रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि उस ट्रायल टावर को क्लियर करने के लिए मुझे ही जाना होगा, इसीलिए मैं अपनी जगह किसी और दूसरे को भी असाइन कर सकता हूँ। सोचते हुए निंग फैंग डुएन से पूछने लगता है, क्या तुमने वो सारी वीडियो चेक की जो कि सीयू ने उस लेवल्स को क्लियर करते हुए बनाई है? तो डुएन जल्दी से हाँ करते हुए कहने लगता है, हाँ मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। निंग फैंग पूछने लगता है, अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस फ्लोर तक पहुंच सकते थे? तो डुएन कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 35 फ्लोर तक तो पहुंच ही सकता था। तो डुएन की बात को सुनकर निंग फैंग सोचने लगता है, इनडीड, क्योंकि हिशियो अपने 5वें ट्रांसफॉर्मेशन पावर हाउस के बिल्कुल करीब है, इसीलिए वो डुएन की स्ट्रेंथ को सरपास कर सकता है। लेकिन डुएन मेरा खुद का पर्सनल आदमी है, इसीलिए अगर ये उस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करे तो इससे मैं बड़ा ही आराम से अपना काम पूरा कर सकता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डुएन के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग सेशन का इंतजाम करना चाहिए ताकि उसकी पावर को मैं और ज्यादा बढ़ा पाऊँ। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें गिल्ड मैनेजमेंट एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ का प्रेसिडेंट पूरी तरह से शॉक हुआ होता है और वो कहने लगता है, क्या मिस्टीरियस पावर हाउस जूरियस शार्प गिल्ड के अंदर किसी को ट्रायल टावर के पार्टिसिपेशन के लिए भेजना चाहता है? तो डार्क लेडी कहने लगती है, ये सब कुछ मुझे डुएन ने कहा है। इसके साथ साथ उसने रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारे ट्रेनिंग रूम को भी यूज करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करें।
तो प्रेसिडेंट फेंगी कहने लगता है, हाँ मुझे याद आया कि अब डुएन अभी तक 5th ट्रांसफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचा है। तो इस बात से डार्क लेडी भी एग्री हो जाती है। तो फेंगी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, हे अब तो सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं कि कल 7 मेजर गिल्ड के सभी लोगों ने ट्रायल टावर को चैलेंज किया था और गैस करो कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ होगा, वो फेल हो गई। यहाँ तक कि उनका प्रेसिडेंट ल्यू भी सक्सीड नहीं हो पाया। तो प्रेसिडेंट की बात को सुनते हुए डार्क लेडी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगती है, क्या प्रेसिडेंट ल्यू तो हमारी कंट्री के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, फिर आखिरकार वो कैसे फेल हो सकते हैं। तो डार्क लेडी की बात को सुनते हुए प्रेसिडेंट बहुत तेजी से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, इसीलिए तो मैं और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ डुएन के ट्रायल के लिए। अब तो बस मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ कि मिस्टीरियस पावर हाउस के द्वारा गाइड किया गया पर्सनली आदमी आखिरकार कहाँ तक पहुँच सकता है। और ये बोलते हुए वो इतना ज्यादा एक्साइट हो गया होता है कि उसके सर के ऊपर आग लग गई होती है। तो वो शांत होते हुए कहने लगता है, ओह मेरे सर के ऊपर वापस से आग लग गई है, जिसे देखकर डार्क लेडी भी थोड़ी सी चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये इनकी फ्लेम मास्टर सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है इस वक्त, क्योंकि ये आग उनकी जिंदगी को लगातार जलाती जा रही है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि मास्टर की इस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंगफैंग डुएन प्रेसिडेंट और डार्क लेडी से मिलने के लिए आए हुए होते हैं और वहाँ पर 3 लोग और खड़े हुए होते हैं, जो उनमें से एक बोल रहा होता है, सच में वहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो 4th ट्रांसफॉर्मेशन और 5th ट्रांसफॉर्मेशन वाले लोग हैं, जो कि क्यून्यू सिटी के अंदर इन्हें एक साथ विटनेस करना ये नामुमकिन सी बात है। और मैंने तो सुना था कि यहाँ पर प्रेसिडेंट ल्यू भी आने वाले थे, लेकिन सीनियर फेंगी ने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। और ये सब कुछ कहने वाला वही आदमी होता है जिसने निंगफैंग का पहली बार टेस्ट लिया था। तो वो उसे याद करते हुए सोचने लगता है, ये तो अच्छी बात हुई कि मैंने निंगफैंग को पहले ऑफेंड नहीं किया, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत बुरी बात हो सकती थी। इधर वो डार्क लेडी उस ट्रेनिंग रूम के बारे में बता रही होती है कि अगर इसे अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए तो ये ट्रेनिंग रूम किसी भी तरह की कॉम्बैट एनवायरनमेंट को सिमुलेट कर सकती है, लेकिन ये ट्रेनिंग रूम सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए ही काम करता है, इसलिए इसे यूज करने के लिए किसी को भी 4th ट्रांसफॉर्मेशन या उससे ज्यादा होना जरूरी है। तो डुएन जल्दी से एक पेन ड्राइव निकालते हुए उसे डार्क लेडी को देने लगता है और कहने लगता है, कैप्टन सू सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस चीज के अंदर है। इधर हम निंगफैंग को देखते हैं, जो कि उस ट्रेनिंग रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और वो प्रेसिडेंट से कहने लगता है, ये मेरा पहली बार है कि मैंने किसी ऐसी जगह पर विजिट किया है। तो प्रेसिडेंट निंगफैंग से कहने लगता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा हायर क्वालिटी की चीजें यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। इधर हम उस डार्क लेडी को देखते हैं, जो कि उस पेन ड्राइव की डिटेल को चेक कर रही होती है और उसे देखते हुए कहने लगती है, ये तो पूरी तरह से प्रिसाइज है, इसके साथ साथ इसके अंदर मॉन्स्टर की वीकनेस तक को मार्क किया गया है। और सोचने लगती है, इससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव बात तो यह है कि प्रेसिडेंट ल्यू सिर्फ 10th फ्लोर तक गए थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो कि प्रेसिडेंट ल्यू को भी नहीं पता है। तो डार्क लेडी की बात को सुनते हुए निंगफैंग अपने मन में ही सोच रहा होता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि सीक्रेट रियल्म के अंदर एक बार रियल्म लॉर्ड ने इन्वेड किया था, इसीलिए मैंने अपनी मेमोरी के अंदर जाकर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्सर्ट की है। आखिरकार रियल्म लॉर्ड के अलावा इन मिनियंस की वीकनेस के बारे में इतनी अच्छी तरह से और कौन जान सकता है। इधर हम प्रेसिडेंट फेंगी को देखते हैं, जो कि डुएन से कह रहा होता है, मिस्टर डुएन, क्या आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो मैं बाहर से तुम्हें ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो उनकी बात को सुनते हुए डुएन बड़ी ही सिंसियर तरीके से कहने लगता है, श्योर, आप आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी कि मुझे आपकी गाइडेंस मिल जाए। तो डुएन की बात को सुनते हुए प्रेसिडेंट कहने लगता है, गाइडेंस एक बहुत ज्यादा काइंड वर्ड है, मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छे से देख पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ। ओह बाय द वे, यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसे मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होता जा रहा हूँ, क्या मिस्टीरियस पावर हाउस ने कभी भी इस बात को मेंशन किया है कि इविल गॉड एक्चुअली हमारे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तो प्रेसिडेंट की बात को सुनकर डार्क लेडी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और थोड़ी घबराई हुई भी लग रही होती है।
इधर डुआन भी प्रेसिडेंट की बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाता और एक जगह पर खड़ा होकर ही प्रेसिडेंट फैंगी की ओर लगातार देखे जा रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डुआन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डुआन निंग फैंग से बोल रहा होता है, बॉस क्या सच में इविल गॉड वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला है? तो डुआन की बात को सुनते हुए फैंगी अपने मन में सोचने लगता है, क्या सच में तू डायरेक्ट ये सवाल मुझसे पूछ रहा है द इविल गॉड से? सच में यार तुम लोगों को ढूंढने में बहुत ज्यादा काबिल हो, पर फिर भी डुआन मेरे लिए काम करता है, इसलिए अगर मैं सीधे से कहूँ कि ये कभी नहीं हो सकता तो ये उसे बहुत ज्यादा अजीब लगेगा और वैसे भी मैं सारी चीजों को उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो कैसे रेस्पॉन्ड करने वाला है। तो यहाँ से सीन कट होकर हमें ट्रेनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डुआन प्रेसिडेंट से कहने लगता है, मैंने भी बॉस से ये सेम क्वेश्चन पूछा था तो बॉस ने मुझे आंसर दिया है। डुआन की बात को सुनकर प्रेसिडेंट भी पूरी तरह से सीरियस हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार मिस्टीरियस पावर हाउस ने इस बारे में क्या कहा है? तो डुआन बताने लगता है, उन्होंने कहा है जब तक कि मैं यहाँ पर हूँ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो डुआन की बात को सुनते हुए प्रेसिडेंट कहने लगता है, सच में बॉस की ये स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छी है कि वो कैजुअली ही इविल गॉड को डोमिटाइज करने की बात कर रहे हैं। डार्क लेडी कहने लगती है, आखिरकार उस पावर हाउस का किस तरह का एटीट्यूड है जो कि एक गॉड को भी सीरियसली नहीं ले रहा है। फिर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि पास में खड़ा होकर उन सब की बातों को सुन रहा होता है और उन सब की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है, लकीली मैं बहुत ज्यादा चालाक हूँ। प्रेसिडेंट फैंगी डुआन से कहने लगता है, मिस्टर डून नेक्स्ट ट्रायल का सीक्रेट रेल्म अब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इसके बाद डुआन की प्रैक्टिस वापस से चालू हो जाती है, जिसे निंग फैंग प्रेसिडेंट और डार्क लेडी बड़े ही गौर से देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि डुआन बुरी तरह से पिट रहा होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अजीब तरह के मॉन्स्टर होते हैं और वो सारे के सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलकर डुआन पर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन डुआन उन्हें देखकर जोर से चिल्लाता है जिसकी वजह से उसके चारों ओर बहुत ज्यादा एनर्जी फैल जाती है और डुआन बहुत ज्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। तो निंग फैंग उससे कहने लगता है, डुआन क्या तुम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना चाहोगे? तुम यहाँ से बाहर आ सकते हो और थोड़ा आराम कर सकते हो। तो डुआन कहने लगता है, नहीं मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे रेस्ट करनी चाहिए तो मैं बाहर आ रहा हूँ और इसके बाद मैं वापस से ट्राई करूंगा। और अपने मन में ही सोचने लगता है, ये चांस मुझे बॉस ने दिया है इसलिए अब मैं बॉस को ऐसे डाउन नहीं देख सकता। इधर हम डार्क लेडी को देखते हैं जो कि उनकी प्रैक्टिस को देखते हुए कहने लगती है, यहाँ के मॉन्स्टर ऑलरेडी फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर होती तो मैं तो बिल्कुल भी उस ट्रायल को पास करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। तो डार्क लेडी की बात को सुनते हुए प्रेसिडेंट अपने मन में ही सोचने लगता है, सुलैन के अकॉर्डिंग निंग फैंग ने अपनी 18 साल की उम्र में अपने प्रोफेशन को अवेकन किया था, लेकिन उसे अपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर करने में सिर्फ कुछ ही दिन लगे। इसका मतलब ये है कि अगर वो मिस्टीरियस पावर हाउस की मदद से इतनी जल्दी अपने ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डुआन के साथ भी कुछ मिराकल होने वाला है। हो सकता है कि मिस्टीरियस पावर हाउस एग्जिस्टिंग कॉम्बैट सिस्टम को ही ब्रेक कर डुआन को उसकी पावर से भी ज्यादा पावर को यूज करने के लिए अलाउ करे। इसका मतलब ये है कि ये सीधे ही गॉड द्वारा दी गई एक ब्लेसिंग है। इधर हम निंग फैंग को देखते हैं जो कि उनकी प्रैक्टिस को देखकर अपने मन में ही सोच रहा होता है, ओह मैंने सच में बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट इस सिचुएशन को किया है। मैंने सोचा था कि मॉन्स्टर की वीकनेस को जानने की वजह से ही हमारे पास एक चांस होगा कि हम उस ट्रायल को आराम से पास कर पाएं, लेकिन मैं इस बात को पूरी तरह से भूल गया था कि ह्यूमन की अपनी खुद की एक लिमिट होती है और उनके पास इक्विपमेंट और स्किल्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चाहे मैं कितना भी ज्यादा मॉन्स्टर की वीकनेस को जानता हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें टच ही ना कर पाऊँ तो ये सब कुछ बेकार है। और फिर निंग फैंग डुआन को अच्छे से देखने लगता है और सोचने लगता है, अगर इस ट्रायल को डुआन क्लियर नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली मुझे ही इसके अंदर उतरना होगा और इसे खुद ही क्लियर करना होगा। पर मेरे पास ज्यादा कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं ज्यादातर फॉरबिडन स्पेल पर ही रिलाई करता हूँ और इसके साथ ही मुझे इसके एक्सपोज होने का भी बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ रहा है। और फिर निंग फैंग प्रेसिडेंट से कहने लगता है, सीनियर फैंग
मुझे अभी यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगले हफ्ते मुझे स्कूल का एक प्रोजेक्ट क्लियर करना है, जिसके लिए मुझे अभी प्रिपेयर भी करना होगा। तो निंग फैंग की बात को सुनते हुए प्रेसिडेंट भी उसकी बात से एग्री हो जाता है और कहने लगता है हाँ बिल्कुल, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें बता सकते हो। यहाँ से सीन कट होकर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निंग फैंग एक और जा रहा होता है और सोच रहा होता है मुझे अपने स्कूल के स्टार्ट होने से पहले पहले ही जितना हो सके उतना ज्यादा लेवल अप करना होगा, और अगर मैं अपने लेवल अप करने के साथ साथ कुछ अच्छे इक्विपमेंट और स्किल को भी इक्विप कर पाऊं तो इनसे मैं डुएन की भी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि डुएन अगर अच्छे इक्विपमेंट को यूज करेगा तो हो सकता है कि वो इन मॉन्स्टर को बड़े ही आराम से हरा पाए। और मुझे अपने लेवल अप करने के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट वे लगता है कि मैं बिना मॉनिटर्ड हुए ही अपना रास्ता तय कर पाऊं। उसके लिए मैं यूज करने वाला हूं एक फ्लाइंग स्क्रॉल का। ये फ्लाइंग स्क्रॉल मुझे युएनचैंग ट्रेडिंग सेंटर की हेल्प की वजह से बड़े ही आराम से मिल गए, और मेरे पास इतने तो फ्लाइंग स्क्रॉल हैं कि ये कुछ टाइम के लिए बड़े ही आराम से काम आ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फ्लाइंग स्क्रॉल का यूज करते हुए वहां से निकल जाता है और एक जगह पर आकर उतरता है, जो कि एक पहाड़ी इलाका लग रहा होता है, और वहां पर एक पत्थर के अंदर एक पोर्टल खुला हुआ होता है, जिसे देखकर निंग फैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया। ये उन 2 वाइल्ड सीक्रेट रियल में से एक है जो कि डुएन ने मुझे मेंशन किया है, जो कि अभी तक अथॉरिटी कंट्रोल के अंदर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ आसपास देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जरूर ही एक बैटल हुई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा खून और हथियार पड़े हुए हैं। ओ वेल, चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे अंदर जाना चाहिए और एक लुक तो देखना ही चाहिए। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।